नमस्कार। आइए सुनते हैं महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम। आज हम तीसरी कसम का भाग 4 और अंतिम भाग कह सकते हैं लेकर हाजिर हैं आप लोगों के बीच। अभी तक आपने सुना हीरामन और हीराबाई के बीच बातचीत होती है। हीराबाई पेशे से एक डांसर है और वो इस बार फारबिसगंज के मेले में अपना कला प्रदर्शन करने के लिए आई हुई है। हीरामन उसको फारबिसगंज पहुंचाता है। अब वो अपने नौटंकी कंपनी में भर्ती हो जाती है जिसका वो हिस्सा है। फिर वो हीरामन से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे नौटंकी को देखने जरूर आएंगे हमारे कार्यक्रम में। तो एक मन होता हीरामन का नहीं जाए, फिर भी उनके दोस्तों के कहने पर वो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, दरबान उसे भगाने की कोशिश करता है। तभी हीराबाई कहती है कि नहीं, वो मेरा हीरामन है, उसे अंदर आने दो। आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। आप अपने दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया की जुबानी। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर के? पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा उसको। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट मार लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहां चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, सहदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पर मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक है, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगारा बजना शुरू हो जाता है और नगारा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास, कहाँ की लदनी लादा है? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरफ पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरवार हैं, जो सजा दो, तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी हीरामन के मन का पुरीन नगारे की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला,
देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव भर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर अभी आया है। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी को, राम 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 राम। दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा और बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई, उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। चार ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही, दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ा घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीनी का दे रहा है, लोग जमाने के लिए, ताकि लोग जमा हो। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगारे के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीरी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर गरम पुआल, कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तब हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 घराम पर्दा उठ गया। हे हे, हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ा घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाएं तख्त हजारा। किड़किड़ किड़किड़ किड़ अलबत नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रे रंडी का भरवा? मारो साले को, मारो तेरी को। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ा घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर द्वाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है रे, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ा घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा।
कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब, मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहाँ बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ा घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगारा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़ा घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है, ओ लाल मोहर। मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछो कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात, वही राम, वही सीता, वही लखन लला और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है, गुलबदन सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान के रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। थिरैया तोहके लेके न जेबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती। जोकर साहब, हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टिड़ी 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 बेचारा गुलफाम। तीनों को द्वाली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी द्वाली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैत पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात दिन भर भारा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगारा बजने लगता। नगारे की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया मिता, हीरामन उस्ताद गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगारा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पेंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है।
नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन जा चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनमा मौज में दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह, हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसी बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को नचाएगी। बाघ के पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है रे लाल मोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुन गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहां। लाल मोहर रेलगाड़ी से जा रही है वह। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो। हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी कि तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरफ कूलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकालकर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनेली मेला आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा। रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता। महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़ेगा 2-3 महीने की हवा, समझे। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज। नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी।
इतना टान। गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। चिक 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 गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब आओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहां तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगारे का ताल कट जाता है। बार बार उसने पलट कर देखा। बोड़े भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं। पड़ी देवी, मिता हीरा देवी, महुआ घटवारी, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्यों देखता है? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। अभी आप सुन रहे थे महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम। कहानी का यह अंतिम भाग था। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह की और कहानियां लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।